नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने जो नई सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम था मिशन एसएससी, और उस सीरीज़ का ये आज दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे कैसे अंग्रेज़ लोग भारत आए थे और किस तरह से उन्होंने शासन करना शुरू किया था, हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे हुआ था, किस तरह का कब्जा था, वो आप लोग अब समझ पाएंगे कि किस तरह की गुलामी हम लोगों ने झेली है, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया, कैसे कैसे उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। तो उस सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट डिस्कस किए थे। हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1833 तक के चार्टर एक्ट को डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वीडियो देखने से पहले पिछला लेक्चर एक बार ज़रूर देख लें, तभी आपको अगली कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आएंगी कि कैसे कैसे उसके बाद क्या क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ पर हम जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम 1833 के अंदर हमारा हुआ क्या था, एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको कन्वर्ट करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि मेरी सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जो हुई थी मेरी, वो सेंट्रलाइजेशन अब 1833 के अंदर आकर के ख़त्म हो चुका है। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बंगाल के अंदर बैठा है वो सर्वशक्तिमान हो गया, और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो उसके आगे सबऑर्डिनेट हो गए। उनकी सारी शक्तियां इसके पास आ गई। इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हमने नाम दिया था सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि केंद्रीयकरण कब खत्म हुआ, तो 1833 के अंदर केंद्रीयकरण पूरा हो चुका था। उसके बाद अब नेक्स्ट जो इस सीरीज के अंदर अब हर एक चार्टर एक्ट के अंदर या रेगुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ खामियां थी, कुछ ना कुछ परेशानियां आई कि अब चलो अगले वाला लेकर के आते हैं मॉडिफिकेशन और इसको हम रिवोक करते हैं या इसके अंदर कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे करते करते मॉडिफिकेशंस हुई। तो उस सीरीज के अंदर हमारा नेक्स्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का चार्टर एक्ट, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो सुन ले ध्यान से, 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर क्या था, इसकी खास बात ये थी कि ये चार्टर एक्ट, ये जो चार्टर शब्द लगा हुआ है ना, ये जो चार्टर, ये इस सीरीज का लास्ट एक्ट था 1853। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा अंग्रेजों ने जो चार्टर एक्ट इशू किए वो कब से शुरू हुए और कब वो ख़त्म हुए, किस सन के अंदर हमारा आखिरी चार्टर एक्ट आया था। तो उसका जवाब होगा 1853 के अंदर, राइट। तो चलिए देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर ऐसा क्या था। अब आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ हमारा क्या था, इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कामकाज में मदद करने के लिए जो बनाई गई थी उसका नाम था गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसके पास कौन कौन से काम थे, एक तो था लेजिस्लेटिव, इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव, और दूसरा था मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूटिव। अब आप नोटिस करोगे कि ये दो शब्द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये मेरे दोनों शब्द ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये आज की डेट में भी लागू हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि ये है विधायी शक्तियां या विधायी कार्य, तो आप लोगों के समझ नहीं आएगा कि है क्या विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या, देखिए ध्यान से सुनिए। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दास मोदी, ठीक। नरेंद्र मोदी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री का पद जो है वो क्या है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उसके पास पर्टिकुलर कार्य है हिंदुस्तान के लिए। सो वो कैसा पद है, एग्जीक्यूटिव, ठीक। यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे जो कोई भी मेरा मंत्री है, जो भी मंत्री है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, जो भी मंत्री है, तो वो क्या कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे होम मिनिस्टर हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, तो वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव, एज अ गृह मंत्री वो क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अपने दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है, वो
एक सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो है ना, एमपी। तो एमपी अगर कोई बंदा है तो वो क्या है, वो है लेजिस्लेटिव। सो हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी देश के अंदर होता क्या है कि जो लेजिस्लेटिव होता है वही एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है मेरा। जैसे कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री लेजिस्लेटिव का भी हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव भी है। लेकिन हर एक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे पॉलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई एग्जीक्यूटिव बिना लेजिस्लेटिव के भी रह सकता है 6 महीने तक अपने पद पर, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें जानना था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये ऐसा क्या चीज़ है, दो अलग अलग। तो लेजिस्लेटिव जो हुए वो हुए मतलब जैसे कि सांसद है हमारा, संसद भवन है, संसद भवन के अंदर क्या होता है कि सभी एमपीज बैठते हैं। अब सभी एमपीज क्यों बैठते हैं, वो कामकाज को डिस्कस करते हैं, किसके, एग्जीक्यूटिव्स के। एग्जीक्यूटिव्स कोई पॉलिसी लेकर के आए कि कल से हिंदुस्तान के अंदर नोट बंद, तो भाई नोट क्यों बंद, उस पर ये डिस्कशन करेंगे बैठ करके। ठीक, तो लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के काम को देखते हैं। बात समझ आई। तो दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं, दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नर जनरल की जो मेरी काउंसिल थी इसके अंदर क्या था कि दो फंक्शंस थे मेरे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या किया गया कि पहले तो ये कंबाइन चल रहा था काम, बस सिंपल मेंबर दे दिए थे गवर्नर जनरल की काउंसिल को कि भाई ये आपके बंदे हैं और अपना काम देख लो। तो ये सब कंबाइन था। अब उन्होंने देखा कि काम का बोझ जो है वो बढ़ चुका है। काम का बोझ अगर बढ़ चुका है तो क्या करना पड़ेगा, काम को बंटवारा कर दो कि आप लोग ये काम देखोगे, आप लोग ये काम देखोगे। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल की काउंसिल के सेपरेट कर दिया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस बात की अहमियत दी गई कि लेजिस्लेटिव फंक्शन भी भाई कोई चीज है। पहली बार ये हुआ इस एक्ट के अंदर कि इस चीज पर अहमियत दी गई कि लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कोई चीज है। सो आप लोग अपने नोट्स के अंदर ये बात लिख लेना कि इस चार्टर एक्ट के अंदर पहली बार ये हुआ कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उनको इम्पोर्टेंस दी गई। पहली बार ऐसा हुआ कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस को इम्पोर्टेंस दी गई। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि 6 नए मेंबर और ऐड कर दिए गए, 6 न्यू मेंबर्स काउंसिल के अंदर ये और लेकर के आए। इन्होंने बोला कि भाई जितने बंदे हैं इनसे तो काम दब नहीं रहा, कुछ और बंदे लेकर के आओ भाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ठीक है जी, 6 बंदे और लेकर के आ गए। तो आप लोग देखोगे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी काउंसिल, उसके सेपरेट सेपरेट फंक्शन कर दिए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और उसके अंदर 6 नए मेंबर मैंने ऐड कर दिए। अब ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी, मैंने आपको अभी समझाया कि लेजिस्लेटिव्स का काम क्या होता है, जो पॉलिसीज ये काउंसिल कर रही है। काउंसिल का मतलब क्या, आज के समय में अगर तुलना करें तो भारत सरकार का काम कौन चला रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग चला रहे हैं और इनके काम की देखरेख कौन कर रहा है, ये कि ये सब सही भी कर रहे हैं या नहीं। ठीक, तो लेजिस्लेटिव क्या है, लेजिस्लेटिव कैसे संसद की तरह काम करती है। तो उस समय पे भी यही हुआ कि ये जो लेजिस्लेटिव मेरा था, इस लेजिस्लेटिव ने वर्किंग शुरू की एज अ मिनी पार्लियामेंट। इसने मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करना शुरू किया। और ये मिनी पार्लियामेंट किस तर्ज पर काम कर रही थी, ये काम कर रही थी, अब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश की पार्लियामेंट के हिसाब से ही काम करेगी ना। तो जैसे ब्रिटेन के अंदर संसद बैठती थी, मतलब ब्रिटेन के अंदर सांसद बैठते थे, डिस्कस करते थे, पार्लियामेंट लगती थी, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर पे शुरू कर दिया। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई किस चीज़ की, ये जो आप लोग बैठ के, ये जो नेता लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं ना कि हाँ ये पॉलिसी बनी, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये जो टैक्स पेयर के पैसे की धज्जियाँ उड़ाई जाती है ना कि मिनट में बाहर चले गए और ये हुआ वो हुआ, वो सब शुरुआत यहाँ से हुई थी। काम तो अच्छे के लिए किए जाते हैं लेकिन बुरे रास्ते निकल आते हैं, बात वो है। तो आप लोगों को जो बात याद रखनी है वो ये है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से। और कब की बात है, 1853 की। तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ये सब चीज़ें अंग्रेज लोग लेकर के आए। आप लोग सुनते होंगे बुजुर्गों से कि ये फलानी चीज़ भी अंग्रेज़ों की देन है, रेल भी अंग्रेज़ों की देन है, ये जो नदियों पे पुल बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं, ये सब भी अंग्रेज़ों की देन है। ये बात तो सच है कि मॉडर्नाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश लेकर के आए थे, ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि
उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा उठाया, शोषण बहुत ज़्यादा हुआ, वो सब अलग बात है। तो यहाँ से ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, राइट। तो ये सब भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ। अब आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, इसका तो भारत की राज व्यवस्था से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लिंक, आप बोल सकते हो कि ये तो सीधा सीधा संबंधित है भारत की राज व्यवस्था से, और संबंधित होगा भी। ये मैंने आपको बताया था कि मैं इस बात को साबित कर दूंगा। 1947 तक आते आते आप लोग समझ जाओगे कि कहाँ से प्रोसेस कैसे कैसे शुरू हुई। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1600 में व्यापारी बन के आए, 1765 में इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, 1773 से इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किए, कंपनी का रूल शुरू हुआ। कंपनी का रूल शुरू होते 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 1858 तक कंपनी का ही रूल चला, राइट। तो यहाँ पर पे आकर के उसी सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस और एक्ट्स लेकर के आए, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे पहले तो ये था कि छोटी दुकान होती है, छोटी दुकानदार क्या करता है कि अपने काम को अकेला मैनेज करता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा एक मतलब बोल सकते हैं कि छोटा सा शोरूम टाइप बन जाता है, तो उसको क्या चाहिए, 4 बंदे और चाहिए काम को मैनेज करने के लिए। फिर उसके बाद वो उसने एक बड़ा मॉल बना लिया। अब बड़ा मॉल बना लिया तो क्या होगा, मैनेजमेंट चाहिए। अब ऐसे ऐसे उसके 10 मॉल अगर बन गए तो 10 मॉल को मैनेज करने के लिए उसको सैकड़ों कर्मचारी चाहिए ना। तो ऐसे ही अंग्रेजों ने छोटे छोटे एरिया से कब्जा करना शुरू किया, और फिर उस सारे बड़े एरिया को मैनेज करने के लिए उनको चाहिए थी एक अच्छी खासी सरकार, और उस सरकार के अंदर उन्होंने रखे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर के कैसे सरकार को चलाना है। और वो सब प्रोसीजर्स कहाँ से आए कि ब्रिटेन में जैसे शासन चलता है वैसे हमने हिंदुस्तान पर शासन चलाना है, ठीक। तो ये सब हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि ये सब क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हुई वो ये हुई कि अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1833 के अंदर ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ओपन कंपटीशन सिस्टम रखते हैं, इंडियंस को भी हम लेते हैं अपने पास। सब कुछ अंग्रेज लोग नहीं कर सकते, हर काम के लिए बाहर से अंग्रेज नहीं आ सकते, तो इंडियंस को भी ऐड करना शुरू करो ना, थोड़ा सा ये अपने आगे काम तो करेंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या था, वो ओपन कंपटीशन सिस्टम जो उस समय पे लेकर के आए थे, तो आप लोगों को पता होगा कि कंपनी कर्मचारियों ने उस टाइम पे बगावत कर दी कि नहीं ये हमारे साथ काम नहीं करेंगे, ठीक। तो उस सब को 20 साल के बाद फिर ओपन कंपटीशन सिस्टम आया। इसके अंदर चार्टर एक्ट 1853 के अंदर ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। मैं लिख देता हूँ इंट्रोड्यूस्ड। इसके लिए क्या हुआ, मैकाले, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम इसी बंदे की देन है। तो मैकाले कमेटी बनी थी एक इस रिगार्डिंग 1854 के अंदर। और एक बात और याद रखना भाई, जो बंदे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये जो वर्ड्स आते हैं ना, छोटे छोटे कमेटी हुए, रेगुलेशन और ये सब चीज़ें, ये आपके इंग्लिश में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर मैं किसी वर्ड को सपोज कीजिए जल्दबाजी में गलत भी लिख रहा हूँ तो आप लोग इसके स्पेलिंग अपने नोट्स में करेक्ट करके ज़रूर लिखना, क्योंकि ये आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए इनमें से, और आपको लगेगा कि यार ये तो ठीक है और आप गलती कर बैठोगे। तो ये सिर्फ जीके की क्लास नहीं है, मैं आपको ओवरऑल हर एक चीज़ पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक। उस बात को समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी ऐसा करने से, इसीलिए मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो हिंदी में पढ़ाया जा सकता था और हिंदी में भी समझा जा सकता था उस चीज़ को, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, वो चीज़ को समझो, ध्यान से पकड़ के चलो, राइट। तो चलिए, इसके लिए क्या हुआ, ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1854 के अंदर। मैकाले की कमेटी आई, उसने अपॉइंटमेंट्स शुरू की कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग हुई वो ये हुई कि कंपनी ने 1833 के अंदर ही, मैंने आपको बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेवारी थी कंपनी के पास सिर्फ वो बची, कमर्शियल फंक्शंस उनसे छीन लिए गए थे, राइट। अब 1853 के अंदर क्या किया इन्होंने, बोल दिया ब्रिटिश सरकार ने कि भाई आप लोगों का रूल जो है ना वो एक्सटेंडेड किया जाता है।
एक्सटेंड किया जाता है। मतलब ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि मैं आपको मंजूरी दे रही हूं कि आप मेरी परमिशन से आगे राज करते रहो, अभी जिस दिन मेरे मन में आया भाई मैं अपना प्लॉट खाली करा लूंगा। जैसे किराएदार बोलता है ना कि भाई तेरे को जब तक रहना है रह ले, अगर एग्रीमेंट कोई नहीं बना है तो बोलता है कि जब तक तेरे को करना है कर ले, जिस दिन मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं खाली करा लूंगा। तो इनको यही बोल दिया कि भाई जब तक करना है कर लो, जिस दिन मेरे दिमाग में आया कि अब मेरे को आ जाना चाहिए तो बस तुम्हारी छुट्टी। तो क्या हुआ, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि कब ऐसा हुआ था कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया था, एक्सटेंड कर दिया था उनका रूल। कौन से चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एक्सटेंशन मिली थी। एक्सटेंशन का मतलब आप समझ चुके होंगे। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने कोई स्पेसिफाई पीरियड नहीं बताया कि आप लोग कब तक राज करोगे, 1858 तक करोगे, 1860 तक करोगे, 90 तक करोगे, कब तक करोगे। उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, पीरियड कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई हाँ मेरे जिस दिन मन में आया मैं उस दिन तेरे से ले लूंगा। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि अब अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर आकर के उन्होंने बोला कि भाई ठीक है इंडियंस को भी ऐड करते हैं। अब ये ओपन कंपटीशन सिस्टम से तो ये था कि इंडियंस को ऐड करेंगे नौकरियों के अंदर, सिविल सर्विसेज, जो ICS उस समय पे चलता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और बहुत हार्ड उसका एग्ज़ाम होता था जिससे कलेक्टर वगैरह लगते थे। तो वो सब यहाँ पे शुरू हुआ इंडियंस के लिए। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई जो हम लोकल गवर्नेंस कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की जो हमारी असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उसके अंदर भी इंडियंस को ऐड कर लो। जो अपने अपने खास खास चाटुकार बंदे हैं उनको तो कम से कम ऐड कर ही सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर्स को ऐड किया। लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसका नाम देंगे हम लोकल रिप्रेजेंटेशन। लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको पता है कि लेजिस्लेटिव के पास पावर नहीं है, पर कम से कम ये तो है कि अपने साथ के बंदे वहां बैठे तो हैं। भले ही पावर ना हो, आज नहीं है तो कल को पावर भी आ जाएगी। कम से कम इतना तो है कि हिंदुस्तानी अंग्रेजों के बगल में जाके बैठ तो गए। नहीं तो ये था ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर ये हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन किया, चाहे उन्होंने उन अपने खास खास चाटुकार व्यक्तियों को रखा या जैसे भी रखा, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ। 4 मेंबर्स ऐड हुए। अब वो 4 मेंबर्स आए मेरे कहाँ से थे, 4 मेंबर्स आए, नोट कर लेना भाई ये इम्पोर्टेंट है। एक मेंबर लिया बंगाल से, एक लिया बिहार से, एक लिया मद्रास से, और एक लिया आगरा से। बात समझ आई कि मेंबर्स कहाँ से लिए। मेंबर्स उन्होंने लिए कहाँ कहाँ से, एक लिया बंगाल से, एक लिया बिहार से, एक लिया मद्रास से। कहाँ कहाँ से लिए, एक लिया बंगाल से, एक लिया बिहार से, एक लिया मद्रास से, और एक लिया आगरा से। सॉरी बंगाल नहीं, बॉम्बे है, माय मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेना भाई। बॉम्बे से लिया था, बॉम्बे में गवर्नर था ना तो वहां से लिया था। बॉम्बे से, मद्रास से, आगरा से और बिहार से। अब आगरा जो था देखो इन्होंने अलग अलग जगह से छांटे थे। बॉम्बे जो था उधर का एरिया साउथ का, जो साउथ की जो हमारा ईस्ट कोस्ट पड़ता है और वेस्ट कोस्ट पड़ता है, 2 कोस्ट हैं, तो इन्होंने वेस्ट कोस्ट से उठाया बॉम्बे से, ईस्ट कोस्ट से उठाया मद्रास से। इधर जो बंगाल बिहार उड़ीसा वाला एरिया तो एक ही था, तो वहाँ से उठाया इन्होंने बिहार से। और इधर था यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो ये यूपी वाला एरिया था मेरा, वहाँ से इन्होंने लिया आगरा से। तो 4 मेंबर इन्होंने लिए इंडियंस को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि भाई राज हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी साथ हो।
ये तसल्ली दिलाने के लिए ये सब किया गया। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे कि चार्टर एक्ट 1853 के अंदर हुआ क्या। पहली बात तो ये लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि पहले बार ऐसा हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया, 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए। उसके बाद हुआ क्या, 6 नए मेंबर जो ऐड किए गए थे उनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 मेंबर तो यही ऐड हो गए थे, राइट। 6 नए मेंबर जो थे वो काउंसिल के अंदर ऐड किए गए थे। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उनके अलग अलग कर दिए गए थे। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अगर अलग अलग कर दिए गए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ 6 मेंबर ऐड किए थे, ये 4 ये थे, 2 और अंग्रेज थे। ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि भाई इंडियंस को नौकरियों के अंदर भी रखो, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन कोई भी डेट स्पेसिफाई नहीं की। डेट स्पेसिफाई नहीं की तो उससे क्या हुआ कि भाई जिस दिन मेरे मन में आएगा मैं तेरे से शासन वापस ले लूंगा, ठीक। तो ये था लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट 1853। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स यही थे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब उसके बाद हमारा क्या है, कंपनी का रूल कब खत्म हो गया, 1858 के अंदर। क्योंकि 1857 के अंदर क्या हुआ था, 1857 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम उसको, कि आज़ादी की पहली लड़ाई हमारी हुई थी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जस्ट एक सैन्य विद्रोह था, या जो भी था वो सब हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि क्या था, क्या कैसे हुआ था, कैसे नहीं, क्यों हुआ था। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि कंपनी रूल एंड और क्राउन रूल मेरा क्या हो गया शुरू। और इन जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहना कि क्या है, कैसे है, क्यों है। क्राउन रूल अगर लिखा है तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, और ऐसा बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर हो चुका है कि आपसे क्या किया गया, डायरेक्टली उसने पूछ लिया है, जैसे हिस्ट्री के अंदर भी, कि अर्ली वैदिक पीरियड कब से कब तक था, लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक था, या जो हड़प्पा काल जो हम काउंट करते हैं वो कब से कब तक था। तो ऐसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्राउन रूल कब से कब तक था। यहाँ पे 1857 लिख के आपको कंफ्यूज करेगा, और यहाँ पे 1948 लिख के कंफ्यूज कर सकता है, या 1950 भी लिख सकता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। मैं साफ साफ आपको लिख के दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कब से थी और क्या थी, राइट। इस बात को अच्छे से नोट रखना कि कंपनी का रूल कब से कब तक चला और क्राउन रूल कब से कब तक चला। अब कंपनी का रूल तो हम लोग समझ चुके, पढ़ चुके कि कंपनी का रूल क्या था। अब डिस्कस करेंगे कि क्राउन रूल क्या था। तो हुआ क्या था कि 1857 के अंदर जो विद्रोह हुआ, उसको विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सरकार को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। अपने सबसे अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स को विद्रोह दबाने पे लगाया। हाँ, बात अलग है कि सब पकड़ लिए गए थे, मार दिया गया था, कुछ लोग इधर उधर हो गए थे, दौड़ गए थे। वो सब हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कहाँ गया था, कैसे गया था, क्यों गया था। पॉलिटी के अंदर हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि इससे अंग्रेज सरकार की आँख खुल गई। उनको लगा कि कंपनी के शासन से अब लोग हो चुके हैं तंग। अब क्या चाहिए, अब चाहिए अच्छे दिन। जैसे कांग्रेस सरकार से तंग हो चुके थे और फिर मोदी जी अच्छे दिन लेकर के आए, और देख ही रहे हो कि अच्छे दिन हैं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इन्होंने किया कि भाई अब कांग्रेस रूल ओवर, कंपनी का रूल ख़त्म, अब आई मोदी सरकार रानी की सरकार, क्राउन रूल। तो अच्छे दिनों की शुरुआत। तो उसके बाद ये क्राउन रूल शुरू हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, इस सीरीज के अंदर जो सबसे पहला मेरा एक्ट पास हुआ वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के अंदर क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर रानी का दरबार लगाया गया। इंग्लैंड की महारानी हिंदुस्तान आई और उसने बोला कि भाई अब मैं आ चुकी हूँ, तुम सब मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब से पुराने दिन गए, दुख भरे दिन बीते रे भाया, अब हुए अच्छे दिनों की शुरुआत। तो इन्होंने इसको जो नाम दिया वो नाम दिया, इसको हम एक नाम और भी बोलते हैं, वो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके बिहाफ पे ही बोल रहा हूँ। इसका नाम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो अच्छे दिनों की जो मैंने बात बोली, यही बात अंग्रेज लोग बोल करके आए थे। ये 2014 का शब्द नहीं है, ये तो बहुत पुराना शब्द है, 1858 के अंदर आ गया था। ठीक है बात। तो इन्होंने बोला कि अब बुरे दिन गए और अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, अब भाई सबके खाते में आएंगे 15-15 लाख। ठीक। तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि भाई आज से क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, और सारी पावर्स किसको ट्रांसफर हो गई, ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी को। सो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, पावर्स ट्रांसफ़र मेरी हो चुकी हैं। पावर्स अगर मेरी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो जो मेरा ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, पहले तो इसको लात मार दो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था मेरा, और उस समय पे कौन था, उस समय पे था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका नाम था। इन्होंने कहा कि भाई ये हुआ अब ख़त्म, अब इसका नाम बदल दिया हमने, अब नाम कर दिया वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया। अब वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया तो वायसराय कौन बना जी, अब जो बंदा ये था वही ये दोबारा। अब हुआ क्या, इसमें कौन सी अच्छी सरकार आई, इसमें अच्छी सरकार तो कुछ भी नहीं आई। अच्छी सरकार तो ये आई कि बस नाम बदल दिया, आप लोगों को एक दिलासा दे दी कि अब हम अच्छा बन के दिखाएंगे सर, बेस्ट दरोगा का मेडल लेंगे। ठीक है जी। तो ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था वो वायसराय ऑफ इंडिया कन्वर्ट कर दिया गया, सबसे पहला काम जो हुआ था। उसके बाद सेकंड थिंग जो हुई, इन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आपकी द्वैध शासन चल रहा था, डबल गवर्नमेंट चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया, कि डबल गवर्नमेंट खत्म, डबल गवर्नमेंट खत्म। डबल गवर्नमेंट क्या थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसके अंदर द्वैध शासन की प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई थी, अलग अलग बनाए गए थे ना, आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और काउंसिल अलग अलग बनाए गए थे। तो उन सब को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब डबल गवर्नमेंट अगर खत्म कर दी तो भाई अब शासन कैसे चलेगा। अब शासन चलाने के लिए इन्होंने कहा कि अब आएगा, आप एक हम जो क्रिएट करते हैं ऑफिस, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये नई बात थी भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये तो पहली बार सुनने में आया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, ये नया ऑफिस इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये इन्होंने बोला कि हम लेकर के आए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम लेकर के आए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, वायसराय बन गया, ये तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म, ये बन गया वायसराय। जो डबल गवर्नमेंट आपकी चल रही थी, अब उधर उसकी काउंसिल थी और ये था, वो सब उन्होंने खत्म कर दिया। अब वायसराय की काउंसिल तो एक रहेगी, वायसराय को तो काम करना है तो उसकी तो काउंसिल रहेगी रहेगी। इधर बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसका क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भाई इसके पास ना फुल कंट्रोल था, फुल कंट्रोल ओवर इंडिया। इसके पास क्या था, फुल कंट्रोल ओवर इंडिया। फुल कंट्रोल ओवर इंडिया का मतलब कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब कार्य प्रणाली के ऊपर इसका पूरा पूरा कंट्रोल था। अगर इसका कार्य प्रणाली के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल था तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो भाई बहुत ताकतवर बंदा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ताकतवर बंदा था। लेकिन इसकी एक खास बात ये थी कि ये इंडिया से नहीं था, ये इंडिया से नहीं था। इंडिया से अगर ये बंदा नहीं था तो फिर ये कहाँ से था, ये बंदा था ब्रिटेन से। सो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो था वो कहाँ से था, फ्रॉम ब्रिटेन। उस वक्त पे क्या था, ब्रिटेन। सो रानी ने बोला कि अब आप लोगों के अच्छे दिन ऐसे आएंगे कि अब मैं अपना बंदा यहाँ पे रखूंगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने बनाया, और ये जो बंदा था वो ब्रिटेन से था। अब ब्रिटेन से कौन था भाई, ब्रिटेन से क्या किसी को भी पकड़ के बना दिया, नहीं। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा रल्ली छल्ली बंदा नहीं है कोई भी। ब्रिटेन से जो भी बंदा है
वो बंदा क्या है, वो बंदा वहाँ का सेक्रेटरी जो है वो वहाँ का लेजिस्लेचर का एक मेंबर है, लेजिस्लेचर का एक मेंबर है। लेजिस्लेचर का मेंबर होने का मतलब ये हुआ कि ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा है, ब्रिटिश कैबिनेट का एक बंदा है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। अगर ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की एक कैबिनेट है, एक कैबिनेट पैनल है जिसके अंदर खास खास मंत्री लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, और जो खास खास मंत्री हैं 15-20 मंत्री होते हैं, स्पेशल स्पेशल, जिनके पास अलग अलग ऑफिस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो उस कैबिनेट, उसको बोलते हैं हम कैबिनेट, इंडियन कैबिनेट। अब सपोज कीजिए कि इंडिया किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है, कल को इंडिया ने सपोज कीजिए कि कोई एक आइलैंड ऑक्यूपाई कर लिया, या मान लीजिए कि बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया। अब बांग्लादेश को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से इन्होंने एक बंदे को भेज दिया जो मेंबर ऑफ कैबिनेट है कि आप सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जांच करोगे। वायसराय तो अपना काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन की जांच कर रहे हो कि वायसराय ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां से उन्होंने क्या किया कि भाई, रानी ने बोला कि मेरी कैबिनेट का बंदा आएगा, वहां से ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा आएगा और वो आकर के यहाँ पर पे काम देखेगा, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को चेक करेगा। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को चेक करेगा तो ठीक है जी, ये तो एक नई बात हुई। अब ये किसको जवाबदेही देगा? इन्होंने बोला कि ये इसकी जो जवाबदेही होगी, इसकी जो जवाबदेही होगी वो किसके ओर होगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर हिंदुस्तान की कैबिनेट का बंदा मान लीजिए बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया और बांग्लादेश चला जाता है, वो वहाँ पर हर चीज़ को एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वो जानकारी किसको देगा? वो जानकारी देगा भारत की संसद को। तो ऐसे ही ये हुआ कि ये ब्रिटेन का बंदा है, यहाँ पर पे आकर के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देख रहा है, तो जवाबदेही किसको है इसकी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यानी कि इसको वायसराय से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करेगा? डायरेक्टली जो अपनी जानकारी जो देगा वो किसको देगा? सरकार को देगा। जैसे अभी होता है कि दिल्ली के अंदर क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि वो, लेकिन वहां पर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री भी है। तो ऑपरेशन कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो वहां का मुख्यमंत्री है। अगर आप उसको वायसराय मान लो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किसका बंदा है? इंडियन गवर्नमेंट का नुमाइंदा है। अगर आप उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मान लो, तो वो सारी जानकारी किसको देता है? भारत सरकार को देता है। वो बताता है कि यहाँ पर ये सही नहीं कर रहे, यहाँ पर ये सही कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये बनाया गया, ये फॉर्मूला यहाँ से लागू किया गया। बात समझ आई? तो अभी ये सब हो गया, ठीक है जी, मेंबर बन गया, सही है, समझ आ गया जी। अब आगे और क्या क्या हुआ और देखते हैं, और क्या क्या हुआ। अब सेक्रेटरी अकेला थोड़ी इतना सारा काम देख रहा है, वायसराय काम कर रहा है, वायसराय के पीछे तो 10 बंदे लगे हुए हैं। अब सेक्रेटरी अगर काम कर रहा है तो सेक्रेटरी कैसे काम कर रहा है? तो इन्होंने बोला कि भाई डोंट वरी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। इन्होंने कहा कि हम तेरे लिए बना रहे हैं काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या किया भाई? 15 तेरे को बंदे दिए, 15 मेंबर। क्या किया कि सेक्रेटरी के लिए क्या किया? असिस्टेंस के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बना दी गई, टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और उसको 15 बंदे दे दिए गए। ये 15 बंदे क्या करेंगे भाई? तेरी काम काज में मदद करेंगे, तेरा हिसाब किताब देखने में मदद करेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है जी। अब काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई, ये क्या थी? ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी बॉडी का मतलब ये हुआ, जैसे गवर्नर होता है राज्य के अंदर, गवर्नर होता है, या राष्ट्रपति हैं हिंदुस्तान के अंदर, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? सलाह दे सकते हैं। ओवरऑल चलती किसकी है? संसद की, प्रधानमंत्री की। तो ऐसे ही हुआ क्या कि ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ये सलाहकारी, बोलते हैं कि सलाहकार था, सलाह तो दे रहा है। अब अगर मानी किसी ने तो ठीक, नहीं मानी तो इसने बोला कि भाई हमने तो बड़े साहब को बता दिया, अब वो जो मर्जी, वो जाने तुम जानो, मेरा काम खत्म। तो ये क्या हुई है? एक एडवाइजरी बॉडी। अब इस जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, इसके अंदर 15 बंदे जो थे, अब इन 15 बंदों में चलती किसकी थी? चलेगी तो उसी की जिसकी ये काउंसिल है। काउंसिल किसकी है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की। काउंसिल किसकी है? सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की।
तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की अगर काउंसिल है तो चेयरमैन कौन हुआ इसका? तो चेयरमैन भी यही होगा जी। तो चेयरमैन कौन होगा? यही होगा। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो था वो क्या था? इसका चेयरमैन था। और काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर उसको 15 बंदे मिले हुए थे। और ये क्या थी? ये थी एक एडवाइजरी बॉडी, राइट। अब इसके बाद अगली बात आती है कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था वो एक बॉडी कॉरपोरेट, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो था एक बॉडी कॉरपोरेट की तरह काम करता था। वर्क लाइक ए बॉडी कॉरपोरेट। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? ये तो बड़ा ऊटपटांग सा वर्ड बोल दिया, बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब ये हुआ कि ये बंदा इंडिया के अंदर भी और ब्रिटेन के अंदर भी दोनों जगह काम कर रहा है। यहाँ पर ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देख रहा है और यहाँ की एक्टिविटी को जा करके वहाँ पे डिलीवर भी कर रहा है। सो ये क्या हुआ? ये एक कॉरपोरेट बंदा हुआ ना, बाहर से आया हुआ बंदा, बाहर से आया हुआ बंदा जो काम कर रहा है यहाँ के लिए और वहाँ के लिए भी कर रहा है। सैलरीज को कहाँ से मिलती थी? सैलरीज वगैरह ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। सैलरीज वगैरह कैसे कैसे चलती थी इसकी, कहाँ से इसका हिसाब किताब होता था, तनख्वाह वगैरह कहाँ से थी इसकी, राइट। हाँ, वो बात अलग है कि हिंदुस्तान के खजाने से ही इसको तनख्वाह पे करते थे और ये सब, वो तो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था, राज व्यवस्था के अंदर आप लोगों ने जाना कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अच्छे दिन आए, कैसे कैसे आए, सेक्रेटरी साहब आए और उधर बदल दिया वो। अब होना जाना कुछ नहीं, सरकार वही, पॉलिसीज वही, सब कुछ वही, बंदे तो वही हैं, बस नाम बदल दिया। अब कौवे का नाम हंस रख देने से क्या वो हंस थोड़ी ना बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ था। तो इस एक्ट के अंदर मेनली हुआ क्या था? इन्होंने क्या किया कि भाई इन लोगों को रियलाइज हो गया कि अब बिना इंडियंस को साथ लिए काम नहीं चलेगा। सो यहाँ से क्या हुआ? इन्होंने कहा कि भाई मशीनरी को इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, हमारी मशीनरी में प्रॉब्लम है, तभी तो इतना बड़ा विद्रोह हुआ। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कुछ करो, अच्छा सा कुछ करो। तो इन्होंने ये अच्छा किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए कि रानी के अंडर सबको कर दो और ऐसा करो, कंपनी के हाथ से लो कमान, कंपनी के अंदर हो चुका है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा और अब सारी कमांड रखो ब्रिटेन के अंडर। तो इन्होंने इसीलिए सेक्रेटरी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि सब कुछ कहाँ से कंट्रोल हो सके? ब्रिटेन से, राइट। फिर उसके बाद इस सीरीज के अंदर इन्होंने देखा अब हर चीज़ के अंदर जो भी चीज़ आएगी, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हर चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, उन खामियों को इम्प्रूव करने के लिए फिर नया, फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए फिर नया। तो ऐसे ही इस सीरीज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चले। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद आया था। उसके बाद कंपनी को इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी कि भाई अब जो ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस और ये सब जो चल रहे हैं, जैसे वैसे तो इन्होंने 4 बंदे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, आपने पढ़ा बॉम्बे से, मद्रास से, बिहार से और आगरा से, लेकिन अब इनको लगने लगा कि भाई और इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको ऐसा लगेगा भारत की जनता को कि हमारा बंदा ऊपर बैठा है तो इनको विश्वास रहेगा कि हाँ ठीक है, कोई गलत नहीं हो रहा है, तो ऐसा विद्रोह ना हो उसके लिए। तो उस सीरीज में इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हमें क्या करना है, इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है। उस सीरीज के लिए अब क्या करना पड़ेगा? कानूनों के अंदर बदलाव। अब अगर कानूनों के अंदर बदलाव करने हैं तो इन्होंने 3 अलग अलग एक्ट पास किए, 3 एक्ट। पहला एक्ट आया 1861 के अंदर, 1861 के अंदर एक एक्ट मेरा जो आया वो आया 1861 के अंदर। फिर उसके बाद अगला जो मेरा एक्ट आएगा वो आएगा मेरा 31 साल के बाद 1892 के अंदर। फिर उसके बाद अगला एक्ट जो मेरा आएगा वो आएगा 1909 के अंदर। तो इन 3 एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया था कि इंडियंस को सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व किया था। तो आइए जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 जो था, इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। यहाँ पर सबसे पहला फीचर जो मैंने आपको बताया कि इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पर? वायसराय की काउंसिल में। अब सबसे बड़ी बॉडी तो जो वर्क कर रही है वो क्या है? वायसराय। और वायसराय की एक अलग काउंसिल थी।
तो उसके अंदर क्या हुआ कि इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर इंडियंस को ऐड करो। सो उसके अंदर इन्होंने इंडियंस को ऐड करना शुरू किया। 1861 के अंदर ये प्रावधान लेकर के आए कि भाई वायसराय तू ऐसा कर, इंडियंस को अपने यहाँ पे ऐड कर। अब उस समय पे वायसराय कौन था? वही जो 1857 में था, वही जो 1858 में था, लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, नॉमिनेटेड। अब 3 इंडियंस को क्या किया, वायसराय की काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया गया। तो बहुत बड़ी बात थी कि वायसराय की काउंसिल के लिए इंडियंस को नॉमिनेट करना, यानी कि इतने बड़े पद के लिए इंडियंस को लेकर के जाना। अब वो बात अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड थी। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है कि अपनी मर्जी से किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए किसी को भी रखें, कम से कम रख तो इंडियंस को रहे हैं, ये तो बात थी। तो इसी सोच के साथ ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को शुरू किया। तो यहाँ पर किन किन को ऐड किया गया? तो सबसे पहला जो बंदा था वो था राजा ऑफ बनारस। जितने भी बंदे इन्होंने ऐड किए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि आम आदमी को रख लिया, छोटे मोटे को, ना ना, सारे हाई फाई बंदे टोटली। फर्स्ट थे राजा ऑफ बनारस, सेकंड महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव। भाई इन तीनों के नाम को ना अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। किस किस को इंट्रोड्यूस किया गया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, कहाँ इंट्रोड्यूस किया? वायसराय की काउंसिल के अंदर। अब काउंसिल 2 थी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव तो पावरफुल होते हैं, और लेजिस्लेटिव वो हैं जो मूक दर्शक हैं, बस देख रहे हैं, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। तो इन्होंने अच्छा जी वाली जगह पे बैठाया इनको। 3 इंडियंस नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बात याद रखना। कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम 1861 के अंदर हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो ये हुआ कि स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, अब इसका क्या मतलब हुआ जी? पहले सेंट्रलाइजेशन किया, अब आप बोल रहे हो कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है। अब सेंट्रलाइजेशन आपको पता है 1833 में पूरा हो गया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास नाम के गवर्नर बचे, बस उनके पास शक्तियां नहीं रही। इनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बर्डन हो चुका है, अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट था वो हो चुका है फेल, तो इनको शक्तियां देनी शुरू करो। तो यहां से क्या किया इन्होंने? डिसेंट्रलाइजेशन को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ये क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत दोबारा कब हुई? तो 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये प्रावधान लेकर के आए थे। 1937 तक ये प्रोसेस पूरी हो गई थी, ये बात भी याद रखना। आपको पता होगा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अलग अलग प्रोविंसेस थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था, 500 प्लस थी वो, हिंदुस्तान के अंदर जोड़ा था। वो जो प्रोविंसेस बनी थी, उन प्रोविंसेस को, अलग अलग प्रोविंसेस को अपना अपना एरिया ऑपरेट करने की जो शक्ति मिली, वो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से शुरू हुई और 1937 में वो चीज़ पूरी हो गई। जो प्रोविंसेस थी वो पूर्णतया स्वतंत्र हो चुकी थी, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये जो थे, ये सब क्या थे? प्रोविंसेस थे। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के राजा ने मना कर दिया था इंडिया में ऐड होने से, कि ना मैं इंडिया ऐड करूंगा ना पाकिस्तान में ऐड होऊंगा। हैदराबाद वाले ने मना कर दिया था। तो किसी पे पुलिस एक्शन से, कहीं रेफरेंडम से, और कहीं इस शर्त के साथ कि भाई ठीक है ऑपरेट आप करना, और जो बाहर की मिलिट्री वगैरह की सिक्योरिटी है वो हम देख लेंगे, उस शर्त पे ऐड कर लिया गया था। सो ये था डिसेंट्रलाइजेशन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। और ये कंप्लीट कब हुई डिसेंट्रलाइजेशन? दोबारा 1937 के अंदर। अब इन्होंने क्या किया कि भाई वायसराय की काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल 2 थी। अब इन्होंने बोला कि यार यहाँ पे ना बात नहीं बनेगी ऐसे ऐसे,
तो इन्होंने कहा कि वही छोटी छोटी लेजिस्लेटिव काउंसिल ना छोटे छोटे लेवल पे और बनाओ, सब कुछ सेंटर से नहीं देखा जा सकता। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की कैसे? इन्होंने कहा कि छोटी छोटी काउंसिल्स बनाओ छोटे छोटे लेवल पे। तो उस शुरुआत के अंदर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 4 जगह पे 4 मेरी अलग अलग नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस की। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन बातों को ध्यान रखना भाई, लेजिस्लेटिव कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एस्टेब्लिश की नई लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश्ड पूरा लिख लेना नोट्स में अपने, कहीं ऐसे ही लिख के छोड़ दो और फिर बाद में ध्यान न रहे कि ये क्या लिख दिया था और क्यों लिख दिया था। तो 4 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश की, 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश की थी उस समय पे। तो सबसे पहली कौन सी की थी? सबसे पहली की थी बंगाल के अंदर। सबसे पहली कहाँ की? बंगाल के अंदर। किस सन के अंदर कर दी बंगाल में? 1862 के अंदर। उसके बाद कहाँ पे की? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हमारा था, NWFP इसको बोलते हैं, NWFP आप लोग फुल नोट कर लेना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर जो ऐड की थी वो कर दी मेरी 1866 के अंदर। एक बंगाल के अंदर ऐड की, एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर ऐड की, एक मेरी पंजाब के अंदर ऐड की थी, एक ऐड की थी पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर कब की थी? 1897 के अंदर। तो प्रोसेस धीरे 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 शुरुआत करी, एक साथ तो नहीं होगा। अब आप बोलने लगो कि बच्चों के लिए स्कूल खोलने हैं, अब स्कूल एक साथ थोड़ी ना खुल जाएंगे, धीरे धीरे करके ये ओपन होंगे। तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल धीरे धीरे ही एस्टेब्लिशमेंट होंगी। पहले की बंगाल के अंदर, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर, फिर मेरी पंजाब के अंदर। पंजाब एरिया भी बहुत बड़ा था, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश ये सब इसी के अंदर इंक्लूडेड थे, ये बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मोटा मोटा जो काम किया वो वायसराय काउंसिल के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इंडियंस को इंट्रोड्यूस कौन कौन से किए वो आप लोगों ने 3 इंडियंस नोट कर लिए होंगे, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। उसके बाद इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत कर दी। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ पे किया, कैसे कैसे किया, वो बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब 1862, 66 और 97, इसको याद रखना भाई। उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, आगे क्या किया कि भाई आगे इन्होंने वायसराय को शक्तियां दे दी। वायसराय को क्या कर दी? शक्तियां दे दी। अब वायसराय को पावर्स जो दी, उस पावर्स के अंदर क्या था, ऐसा क्या दे दिया वायसराय को जो आप बोल रहे हो कि शक्तियां दे दी। अब वायसराय को जो पावर्स दी वो थी कि रूल और ऑर्डर, इसको ये क्या कर सकता है, रूल और ऑर्डर को ये अपनी तरफ से काउंसिल के लिए अपनी तरफ से रूल और ऑर्डर बना सकता है। सो पावर्स, वायसराय पावर्स फॉर काउंसिल। ओवरऑल इसका जो मतलब था वो यही था कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आना है। अब हर चीज़ के लिए ये नहीं है कि आप जाओगे और इंग्लैंड से परमिशन लेकर के आओगे, हर चीज़ के लिए मंजूरी वहाँ से नहीं मिल सकती थी। तो इन्होंने क्या किया कि वायसराय को कुछ परमिशन दी, कि भाई पावर्स दी, तो रूल भी बना और ऑर्डर भी बना। ठीक है, तो इसके अंडर क्या हुआ कि वायसराय को मिला पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या चीज हुई सर, ये क्या है, ये तो कोई नई चीज है। सो पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो असल में तो 1859 के अंदर भी कैनिन को दे दिया गया था, 1859 के अंदर ही कैनिन को दे दिया गया था। लेकिन इसके अंदर हुआ ये था कि ये क्या कर सकता था, इसको ये अधिकार दे दिया गया कि ये अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर किसी भी अपनी अब्सेंस में, जैसे भारत के राष्ट्रपति अगर चले जाएं तो उनके बिहाफ पे कौन, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का काम करते हैं। अगर बाय द वे वायसराय नहीं है, वायसराय किसी काम में बिजी है और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे साइन करने हैं, तो ऑर्डर पे साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
किसी एक बंदे की अथॉरिटी चाहिए, तो इसने क्या किया, पोर्टफोलियो सिस्टम दे दिया कि भाई मेरे बिहाफ पे ये फलाना बंदा भी काम कर पाएगा। तो ये अपनी काउंसिल के किसी एक बंदे को अपनी स्टैंप, अपने सिग्नेचर दे करके चला जाएगा कि भाई तू मेरे पीछे मोहर मारता रहिए, बस देख लिए हिसाब किताब। तो ये वायसराय को पावर दे दी, काउंसिल्स में से किसी भी बंदे के लिए रूल या ऑर्डर ये क्रिएट कर सकता है पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत। अब आगे और पावर क्या दी गई इसको, और जो पावर दी गई बहुत इंपॉर्टेंट पावर, वो थी टू इश्यू ऑर्डिनेंस। टू इश्यू ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है, सुना सुना सा नाम है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है आप आज की डेट में भी सुनते होंगे। जब मोदी सरकार बनी तो इन्होंने आते ही 12-13 ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति से धड़ाधड़ बैक टू बैक कर दिए। ऑर्डिनेंस होते क्या है, ऑर्डिनेंस आज के समय में भी राष्ट्रपति इशू करते हैं। राष्ट्रपति इशू कब करते हैं, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है कि किसी चीज़ को भारत के अंदर कोई नया कानून बनाना है, और उस कानून को बनाने के लिए आपको क्या है, संसद लगानी पड़ेगी। संसद के क्या होते हैं, सत्र चलते हैं अलग अलग। अब संसद का सत्र मान लीजिए मॉनसून सत्र खत्म हुआ तो अगला सत्र 2 महीने के बाद आएगा, यानी कि 60 दिन तक तो क्या देश के अंदर कानून ही नहीं बनेगा, ऐसे तो जंगल राज फैल जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि सरकार जो होती है वो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती है कि आप एक ऑर्डिनेंस इस रिगार्डिंग पास कर दीजिए, और वो ऑर्डिनेंस 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के बाद पार्लियामेंट अगर उसे पास कर देती है तो वो कानून बन जाता है, नहीं तो 6 महीने के बाद वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर मिल गई, और ये ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकता था, इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, और इस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी भी 6 मंथ के लिए ही होती थी। तो क्या आप लोग समझ पाए कि आज भी ये चीज़ चल रही है। तो अभी आप लोगों के डॉट्स कनेक्टेड होने शुरू हो चुके होंगे कि कैसे उस समय की व्यवस्थाएं कुछ आज भी चल रही हैं, और ये क्यों ज़रूरी होती थी, क्या इनका सिस्टम होता था। तो पॉलिटी को दोस्तों ऐसे पढ़ा जाता है, रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। इसे बोलते हैं मैट्रिक्स प्रिपरेशन। जैसे मैट्रिक्स के अंदर आप डॉट्स कनेक्ट करते हुए चलते हो, तो ऐसे ही यहाँ पर भी डॉट्स आपको कनेक्ट करने होते हैं, तभी आप इसको समझ पाओगे, याद रख पाओगे। तभी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसका मेन रीज़न यही था कि मैं आपको कंसेप्ट पकड़ के चलूँगा, कंसेप्ट लेके चलूँगा कि हाँ क्या है, कैसे कैसे हुआ था, आज के समय में उसका रेलेवेंस क्या है, क्या वो आज के समय में भी चल रही है या नहीं चल रही है। ये आप लोगों ने नोटिस कर लिया कि इसको क्या हुआ, पावर्स मिल गई। तो ये था मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास हुई। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो मेरा आया था 1892, उसके अंदर इतना कुछ खास नहीं हुआ था कि जो आपको मतलब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, या जिसको पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ मोटी मोटी सी इम्पोर्टेंट इवेंट्स तो थी जो आपको पढ़नी और जाननी बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर हुआ क्या था, आपने देखा कि आपकी 2 काउंसिल्स थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब उनके अंदर जो मेंबर्स होते थे, मेंबर्स 2 होते थे, एक होते थे ऑफिशियल मेंबर्स, एक होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान दिया गया कि भाई ऑफिशियल मेंबर्स की तो मेजॉरिटी तो इन्हीं की रहेगी, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड कर लो, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड कर लो। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो मेरे थे काउंसिल के अंदर, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे मेरे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उनको हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। लेकिन मेजॉरिटी किन्हीं की रही, मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेंटेन रहेगी, मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेंटेन रहेगी। दूसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको यह है पता होना चाहिए, एग्जामिनर के मूड का कुछ भी पता नहीं होता कि वो क्या पूछ ले।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट इसके अंदर हुई वो ये थी कि ये जो आपके बंदे बैठाए थे ना लेजिस्लेटिव वाले, जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स बैठे थे, लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे, अब इनको एक शक्ति मिल गई, एक शक्ति मिल गई 31 साल के बाद एक शक्ति मिल गई। अब वो क्या शक्ति थी? वो ये थी लेजिस्लेटिव मेंबर्स को बजट डिस्कस करने की परमिशन मिल गई, बजट डिस्कस करने की। अब जैसे बजट, हिंदुस्तान का बजट पेश होता है तो आपने देखा होगा कि सभी सांसद उस पर बहस करते हैं कि ये इसके लिए इतना फंड, इसके लिए इतना फंड, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी। तो हुआ क्या कि लेजिस्लेटिव मेंबर्स पहले तो ऐसे बैठे थे कि जैसे आए और मूवी देख के चले गए, ना कोई लेना ना देना। अब इनको एक पावर मिली कि तुम बजट जो हम लेकर के आए हैं ना, उस पर बस अपनी थोड़ी बहुत विचार रख दो, मानने तो हमने है नहीं, विचार रख लो। तो चलो इतना तो समझ आया कि इतनी तो पावर मिली। ऐसे धीरे 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 करके ही शक्तियां मिलनी शुरू हुई थी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है कि लेजिस्लेटिव को बजट डिस्कस करने की अथॉरिटी कब मिली, कब उनको पावर मिली कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो। जितने आपके लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे काउंसिल के, उनको बजट डिस्कस करने की पावर कब मिली? 1892 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? मैंने आपको बताया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनको इंक्रीज करेगा कौन? तो इंक्रीज करेगा भाई वायसराय। वही तो है ना सब कुछ। इंक्रीज कौन करेगा? वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज कैसे करेगा भाई? अपनी मर्जी से रख लेगा क्या? पहले तो था अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर रहा था, अब क्या हुआ? अब छोटा सा बदलाव हो चुका है कि ये अपनी मर्जी से नॉमिनेट नहीं कर सकता। तो फिर कैसे करेगा जी? फिर कैसे करेगा? अब मेजॉरिटी में तो ऑफिशियल ही रहेंगे, लेकिन नॉन ऑफिशियल को वो इंक्रीज करेगा। अब कैसे करेगा? वो ऐसे करेगा कि सबसे पहले वो रिकमेंडेशन लेगा। रिकमेंडेशन का मतलब पूछना। रिकमेंडेशन लेगा किससे? किससे रिकमेंडेशन लेगा? वो रिकमेंडेशन लेगा वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। अगर उसको, ये बात भी जान लीजिए, अगर उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बंदे ऐड करने हैं, तब वो किससे पूछेगा? तब वो पूछेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा किससे पूछेगा? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो ये सब क्या थी? जैसे छोटी छोटी पार्टीज होती है ना, तो ऐसे बनाए हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, ये तो आपको पता ही होगा, प्रोविंसेस मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग जो जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय पे जो अलग अलग प्रदेश थे, तो उनको बोलते थे हम प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनसे डिस्कस करेगा, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पूछेगा कि भाई मुझे सेंटर में नॉन ऑफिशियल बंदे चाहिए, कच्चे कर्मचारी चाहिए मुझे अपनी सेंटर की काउंसिल के लिए, तो मेरे को बंदे दो। कौन कौन से बंदे चाहिए? तो ये जिनको रिकमेंड करते थे उनके अंदर से इसको चूज करना होता था। अब इसकी मनमर्जी नहीं रही। अब ये तो रही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात। अब दूसरा है कि अगर मेरे को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड काउंसिल मेरी कौन सी है? एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव, एक ये है ना मेरी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर मुझे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऐड करना है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अगर मुझे बंदों को ऐड करना है, तो अब मैं किससे पूछने जाऊंगा भाई? इसने बोला भाई पूछना तो अब भी पड़ेगा। अब कौन करेगा? अब प्रोविंसेस किसके अंडर हैं? प्रोविंसेस हैं गवर्नर के अंडर। प्रोविंसेस किसके अंडर हैं? गवर्नर के अंडर। सेंटर किसके अंडर है? मोदी जी के अंडर। और स्टेट किसके अंडर है? मुख्यमंत्रियों के अंडर। सेंटर प्रधानमंत्री के अंडर और स्टेट मुख्यमंत्री के अंडर। तो ऐसे ही सेंटर वायसराय के अंडर और प्रोविंसेस गवर्नर्स के अंडर। अब यहाँ पे अगर बंदों को नॉमिनेट करना है तो कौन करेगा? गवर्नर।
अब गवर्नर जो करेगा, गवर्नर किससे पूछेगा? इसने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, पूछना तो पड़ेगा। सो ये किससे पूछेगा? ये पूछेगा तो उस समय पे बने होते थे आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अच्छा जी, जिम्मेदार्स, आपकी यूनिवर्सिटीज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते थे, जिम्मेदार होते थे, यूनिवर्सिटीज होती थी, और आपके होते थे ये मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर किन को ऐड करता था, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। सो उनको ऐड जो करता था, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आपका, और आ जाता है जिम्मेदार्स, यूनिवर्सिटीज, और इस तरह की जो भी लोकल बॉडीज आपकी बनी होती थी उस समय पे, तो उनसे गवर्नर डिस्कस करता था। तो देखिए प्रोसेस क्या हुआ, हो नॉमिनेशन का प्रोसेस, ये क्या था, ये नॉमिनेशन होता था। यहाँ पर कहीं भी इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि हो तो ये एक किस्म का इलेक्शन ही रहा है ना। इलेक्शन शब्द का यूज कहीं नहीं हुआ, लेकिन है इलेक्शन की तरह। तो ऐसे धीरे धीरे इंट्रोडक्शन इलेक्शन का हुआ था। अब हुआ क्या कि ये है छोटा लेवल मेरा, स्टेट लेवल। यहाँ से कहाँ से आया, ये म्यूनिसपैलिटीज से। अभी आप लोग देखते हो कि जैसे गांव लेवल पे, शहर लेवल पे क्या होता है, म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, सरपंची होती है। वहाँ से फिर आप जाते हो कि एमएलएज चूज करते हो। एमएलएज क्या होते हैं, स्टेट के नुमाइंदे। और एमएलएज आगे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं या राष्ट्रपति हैं उनको चुनते हैं। और हाँ, ये बात अलग है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन होता है सेंटर के लिए, आप ही चुनते हो। तो उस समय पे क्या था कि यहाँ छोटी छोटी, मान लीजिए ये म्यूनिसपैलिटी थी, इस म्यूनिसपैलिटी ने किसी एक बंदे का नाम रिकमेंड किया, उसको गवर्नर ने यहाँ पे ला करके बिठा दिया प्रोविंस लेवल पे। इस प्रोविंस लेवल से अब इसने उस बंदे का आगे नाम रिकमेंड किया किसी का, क्योंकि ये ही रिकमेंड कर रहा है ना यहाँ पे नाम, इस किसी का नाम रिकमेंड किया वाइसराय को, और वो चला गया सेंटर लेवल पे। डॉट्स कनेक्ट हुए, समझ आया कि नीचे से ऊपर तक प्रोसेस कैसे आई। जमीन से शुरुआत हुई और ऊपर तक चला गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है तो क्या हुआ, लेकिन कम एटलीस्ट इंडियन ऊपर तक तो गया। इंडियंस ऊपर तक तो गए। आज उनके पास पावर नहीं है। अगर 31 साल में इतनी शक्ति मिल गई कि अंग्रेज अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन पा रहे हैं, आप लोग उनको बता रहे हो कि इसको चुनो उसको चुनो, तो मतलब सुधार तो हो रहा है ना। तो ऐसे धीरे 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 शुरुआत हुई और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऐसे ऐसे शुरुआत, मतलब कंट्रोल होना शुरू हुआ, और इंडियंस का ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। तो 1892 का जो एक्ट था मेरा, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि इसके अंदर कहीं पर भी ये बात का डिस्कशन नहीं था कि आप लोग इलेक्शन के थ्रू चूज करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस जो नॉमिनेशन की थी वो हूबहू ऐसी थी कि जैसे आज के समय में इलेक्शन होते हैं। आज के समय में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो ऐसे ही होता है। आप लोग चूज करते हो एमएलएज को, और एमएलएज वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। इनडायरेक्ट वोटिंग से राष्ट्रपति चूज किया जाता है। तो ऐसे आप लोगों का चुनाव होता है कंडक्ट, और उस समय पर भी यही सब हो रहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद आगे 1909 एक्ट जो हमारा आया था उसके अंदर क्या था, कैसे था। तब तक आप इस सब को अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आ रहा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।